अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। भाभी एक बात तो बताएं। मोविन उसके पास लॉन्च में बैठते हुए कुशन फ्लोर घसीटता और पिता पर उस पर बैठा। जी, जहाँ के घर में एक बार वापसी के बाद वो काफ़ी हद तक संभल गए थे। वो फिर सबके कहने पर घर की फिजा को बेहतर बनाने के लिए मोविया उस रेस वक्तन फवक्तन चुटकाले छोड़ते रहते हैं। जियो को पहली बार देखने पर आपके दिल ने क्या राय दी थी? उसकी गोद में चली हुई मूंगफली की मुट्ठी भरकर मुंह में फांकते हुए उसकी घोड़ी से बेपरवाह बनते हुए उसने सवाल किया। उसके सवाल पर वो यकदम ब्लश करने लगी। ओह, तो ऐसी बात है। उसके ब्लश करने पर आर्या ने वहां आते ही लंबा सा ओह खींचते हुए तबसरा किया तो वह चिमट गई और अपनी शर्म को छुपाने को मुआविया के कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। शर्म का लो, भाभी हूं मैं आप सबकी। उसने इतनी धीमी आवाज में सर्जिश की कि उन्हें और हंसी आ गई। शोरोली से, जिस अंदाज से तुम डांटती हो ना, उसे तो शायद हादी बिना डरे। आयत ने उसके धीमे अंदाज पर उसे तनबीहन करते हुए कहा तो वह हज्जल हुए। ले, उनके काम देखे, सवाल से ही हटा रही हैं हमें। मुआविया ने उसकी तवज्जो भी तक मरकूज करवाते हुए दोबारा सवाल दोहराया तो उसकी धड़कनों ने ले बदले। कुछ मिले सोचा, मैंने इतने गौर से नहीं देखा। उसने इधर उधर गर्दन घुमाते नाश्ता लापरवाही से जवाब दिया। चले, जब गौर से देखा था तब क्या कहना था दिल का? मुआविया ने सवाल का पैंतरा बदला तो सब हंसने लगे। मैंने गौर से देखा ही नहीं अभी, उसने जान छुपाने को शरारत से कहा। क्या? मुआविया, सुरेश और आर्या दोनों इतनी जोर की चीख मारी कि उसके हाथ से मूंगफली की प्लेट छूट पड़ी। मतलब अभी तक देखा नहीं? और दीवानगी का ये आलम, वल्लाह जब आप गौर से देखेंगी क्यामत डाएंगी। मामिया ने मुस्नी हैरत से देते हुए आंखें मटकाई तो उसकी धड़कनें मुंतशिर हुए। आप ये सब क्यों पूछ रहे? उसने आंखें निकालते हुए पूछा। बस बाबू, मेरा दिल कर रहा था कि जे के बारे में कुछ रोमांटिक सा पूछो। उसने आप बढ़ते हुए कुछ इस अंदाज में कहा, कुछ जरेस को अच्छू लग गया है। उसने आंखें मटकाते उसको देखा। है बीवी का रोमांस कम पड़ गया जो तुम अब जे के पीछे पड़ा। उसने बात को कुछ इस तरह से घुमाया कि मोमिन सबके कैकों पर तड़पका सीधा हुआ और उसकी तरफ लपका। बेशरम जलील इंसान, इज्जत क्या कर बहनोई हूं मैं तेरा। उसके शिकंजे में कसे वो रो जाता हुआ बोला तो लाड़ेब ने हंसी कंट्रोल करते हुए मीने से पूछा, मेहरू किधर है? उसके सवाल पर अली से भी मुतवज्जो है। रूम में है, उसने धीमे से जवाब दिया। कैसी हालत है अब उसकी? उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। ठीक है वो, लेकिन वही सर्द मैरी बात कम ही कर रही है सबसे। लाले और हान भाई दोनों का नाम तक नहीं सुन रहे। उसने उसकी कैफियत बताई तो माहौल हादसा सोगवार सो गया। हो जाएगी ठीक, जहाँ वापस आता तो सब ठीक आ लेगा। टाइम दो से, उन्हें अपने समेत गोया सबको तसल्ली दे। परी जरा ये अपनी फूफो प्लस भाभी को जोर से चुटकी काटना। उसे सागत बैठे हुए देखकर आर्या ने अचानक से परी को मुखातब किया तो वो दोनों एकदम से चौंक पड़ी। किस खुशी में? प्रियवती के तेवरों से बोली तो वो खुशगवार हैरत में फंसा कि चाहे जैसे भी वो उसे मुखातब तो हुई थी। ये खुशी क्या कम है कि मैं पापा बनने वाला हूँ? उसके सवाल का जवाब मुआविया ने ज़ेनी को आते देखकर मौके पर चौके की मुनासिबत से दिया। और जो अपने आप में मगन उनकी तरफ आए थी, मुआविया के इस अचानक हमले पर ब्लश करती किचन की तरफ भागे। उसके ऐसे रद्द अमल पर सबके कह के छूट गए। जहाँ ये किसी की साजिश हो सकती है, बी केयरफुल। उसने गाड़ी से निकलता देख के उसका साथी ऑफिसर फौरन बोला, क्योंकि उसके ख्याल में वो चाहे जिस भी फील्ड में है, लेकिन है तो वो एक 15-16 साल बच्चा ही ना। साजिशों को मेरा रास्ता रोकने में दिक्कत होती है कि मेरा ईमान नहीं डगमगाता। उसने सदम्यारी से बाहर कदम रखते हुए उसे ठिठुरते खौफजदा बच्चे को देखा जो उसे सामने देख कर चीखने लगा। उसे अचानक से उस तरफ देखा तो शायद पहली बार चौंका। उसकी हालत देख कर लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, बल्कि उसका खौफ इस बात की निशानदही कर रहा था कि जहनी और जिस्मानी अजियत दी गई थी। कौन हो तुम? उसने उसकी चीखें नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा, लेकिन उसे देखता हुआ खुद के गेट बाजू लिपेटा वहां से भाग खड़ा हुआ, जबकि उसकी सर्द आवाज ने कदम जकड़े। तुम मेरा सवाल दिए बगैर जाने की गलती मत करना, वरना अपने पाँव से जाया होना पड़ेगा। उसे नरमी से उसे धमकी दे। मुझे जाने दो, वो आ जाएगी। उसने उसकी तरफ देते हुए हाथ बांधे हुए इल्तिजाया कहा तो उस मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ। सिचुएशन का अंदाजा होते ही उसके साथी ऑफिसर भी बाहर निकले। कौन आ जाएगी? उसने आईब्रो उचकाते हुए से पूछा और कदम उसकी जानब बढ़ाए। जब गाड़ी की हेडलाइट्स पर उसने गर्दन घुमाकर पास आती हुई गाड़ी को देखा जिसपे बदतरीज उनके करीब आ रही थी। वो तो यूं भी यूनिफॉर्म या फील्ड का नॉन यूज ना करता था, लेकिन इस वक्त उसके साथी भी सिविल में थे, इसलिए वो गाड़ी बेखौफ व खतरा उनके करीब आती जा रही थी। उसे गाड़ी से गर्दन वापस मोड़ते हुए उसकी जन्म देखा तो शशतर रह गया। उनके सामने खड़े इस 12-13 साल बच्चे का रंग लट्ठे की मन सफेद पड़ गया, जबकि बंधु पर यूं लजरातारी हुआ कि जैसे रिशा जदा मरीज हो। उसने इसे नरमी से बाजू के हल्के में लेते हुए आपके अपने महसूस अंदाज में दोबारा गाड़ी को देखा, जिसका फ्रंट डोर खुल रहा था।
ब्लैक पेंसिल हील में मुकेद पाँव बाहर रखते ही उसकी निगाह उस तक गई जो कि तमाम तार नापसंदीदगी समेत लाई और दूसरा लम्हा उस पर क़यामत बनकर टूटा। उसे फक होते चेहरे के साथ ही साकत खड़े सामने नजर आते सुर्ख व सफेद चेहरे को देखा। ब्लैक स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट और ब्लैक मंडलियों से थोड़ा ऊपर तक कैप्टे में मलबूस वो आज भी यूं ही खुली खुली लग रहे थे। उसे आंखें चमकते हुए दोबारा से देखा कि शायद हवाप हो, लेकिन वो होश एक जिल्लत अमेज हकीकत बनी उसके सामने खड़ी थी। माँ, उसके लब्बों से सरसराता हुआ ये लफ्ज वहां पर मौजूद हर फर्द पर डंक की तरह चुभा। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या लग रही हो। उसे अकेले लॉन्च में ड्रामा देते पाकर उसकी बातें यहाँ से वहां तक चिढ़ गई थी कि उसे हाथ नहीं आ रही थी। आजकल मेहरू या अली के साथ चिपकी रहती थी। उसकी आवाज ने गोया मुल्कुल मौत के सूर जैसा काम किया था। वो उछल कर रह गई थी और बामुश्किल गोद में पड़ी माल्टू की प्लेट को काबू किया। उसे यूं ऐसे देखा गोया पहली बार देख रही हो। अच्छा लग रहा हो ना। उसे शरारत से चमकती निगाहें उसके हैरत से फटी हुई बरौन आंखों में डाली तो वो ब्लश करती हुई अपनी मुंतशिर धड़कन को कंट्रोल करते हुए रूह फेर गई। हटे पीछे क्या कर रहे हैं, उसने गड़बड़ाते हुए कहा। कुछ करने कहाँ दे रही हो तुम, उसे जोमैनी अंदाज में कहा तो वो शर्म से सुरह पड़ी। क्या करते हैं, पीछे हो, कोई आ जाएगा। उसे अपनी गोद में सर रख कर लेटे देकर वो हड़बड़ा गई और बेसाता उसका सर दोनों हाथों में उठाने लगे। तो आता रहे, कोई मैं कौन सा किसी के साथ डेट बना रहा, अपनी चढ़ी वाकनूनी बीवी के साथ बैठा हूँ। उससे फौरन अपनी जिद्दी अंदाज में कहते उसके सर पर दोनों हाथों जमाते हुए उसे खुद पर झुकाया तो वो कानों तक सुरह पड़ती उसके होंठों पर हाथ रखती बामुश्किल उसको रोक पाए। शर्म करें, जुकाम लगा है मुझे, दूर होकर बैठे, आपका भी ला जाएगा। उसने बामुश्किल फासला बरकरार रखते हुए तेज होती सांसों के साथ चिढ़ते हुए कहा। वाह वाह, कितनी रोमांटिक बीमारी है, एक से दूसरे को छूने लग जाती है। वो शरारत से आंख मीचते हुए बोला तो वो शर्म से जनी ना उठे। अब इसमें कौन सा रोमांस आ गया, उसे हफ्की से उसकी आंखों में जरा सा देखते हुए पूछा। आपको तो कहीं भी रोमांस नहीं देता, हमार अलूद लहजे में कहते हुए उसकी मुजाहमत के बावजूद वह उसे खुद पर झुकाता हुआ उसके सांसें तक रो गया। फिजा में जोमैनी सी दिलकश सी खामोश रक्स कर रही थी। न जाने कब तक उसे यूं ही थामे उसकी सांसों में अपनी सांसों की खुशबू उतारता रहता कि उसे यकबा दिगरे कई मौके से रसीद किए, लेकिन उसकी गिरफ्त व अंदाज में मजीद शिद्दत आती गई। ओ माई गुडनेस, जोरेस की चीख नुमा आवाज पर वह झटके से हवासों में आया और उसको अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए पलट कर देखा, जबकि वह शर्म से सर झुकाए अपनी सांसों की रफ्तार इत्तेदाल में लाने की कोशिश करने लगे। लाउंज तो एक पब्लिक प्लेस है यार, बेडरूम में जगह कम पड़ गई थी क्या। वो दाहिने दरवाजे के पास आंखों पर हथेलियां जमाई शरारत से बोला तो उसका दिल चाह जमीन फटे और उसमें समा जाए, जबकि उसने डीट पॉइंट से जवाब दिया। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, बिन बताए मुंह उठाकर चले आए। मियाँ बीवी की सो प्राइवेसी होती है, उसने मुंह फैलाते हुए कहा तो दोनों का मुंह बक्स से खुल गया इस दिलदा दिलेरी व बेबाकी पर। तो मियाँ बीबी, सॉरी, मियाँ को चाहिए ना कि ऐसी प्राइवेसियां जाकर बेडरूम में डिस्कस करें। उसने लफ्ज छुपा छुपा कर गोया अपने कुमारे होने का गम निकला, जबकि वह गोया शर्म से जमीन में गिरने वाली हो गई थी। उस पर क़यामत ये कि वहां से उनकी नजरों से गायब भी नहीं हो सकती थी कि वो यूं ही उसकी गोद में सर उठाए कोहनी जमाए उसे मजाकरात कर रहा था, जो यूं ही आंखें डांपे खड़ा था। चलो अब जल्दी से वापस जाओ और डिस्टर्ब मत करना अब्बा, उसने शरारत से पुर आवाज में मजीद कहते हुए उसे चढ़ाया। क्यों, आज यहीं लॉन्च में रात बसर करने का इरादा है, उसे जलते हुए पूछा और मजीद कहा। जेनी यार, तुम पे तरस के अलावा अब हम कुछ नहीं कर सकते कि तुम्हारी किस्मत में यही अव्वल दर्जे का छचोरा और इमरान हाशमी टाइप शख्स लिखा था। उसने जिस अंदाज से कुछ अफसोस मरते हुए कहा था वह शदीद ब्लश करती हुई भी हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर फूटने से ना रोक पाए, जबकि वो चिढ़ता हुआ आपके जोर से बोला, जा दफा हो जाना, फिर ना कहना कि मैं बेशरम हूँ, तुम्हारी मौजूदगी का लिहाज नहीं किया। उसने मैनी हेजी से कहते हुए एक आंख मीचती जैनी को देखा जो मजीद छुई मुई मरती हुई दोनों हाथ में चेहरा छुपा के थी, जबकि जेरे लब कुछ महजब गालियां भी और महजब भी उसे नवासा वहां से चला गया। ए बेगम, उसका चेहरा ढके हाथों से नमी से लब रखते हुए उसे बुलाया तो वो झिझकती होले से हाथ नीचे करती हुई हफ्की से देखते हुए बोले, आप इतने बेशरम क्यों हैं। उसने जिस अंदाज में पूछा उसकी हंसी छूट गई, जिसे वो जब्त करते हुए शरारत से बोला, मेरा क्या कसूर, तुम हो ही ऐसी के। उसे सर दबा देते हुए वो जिस अंदाज में गोया हुआ था उसका बदन शर्मा हया से झंझना उठा। मुआविया प्लीज, वो कानों तक सुर पट्टी से टोके। अच्छा ये तो बताओ मेरा शहजादा कैसा है, उसे प्यार से देते हुए सवाल किया तो वह शर्म से दांतों तले दबाती बस होले से सर हिला के तो उसकी इस शर्मीली अदा पर उसने हंसते हुए उसमें सीने से लगाते हुए उसके बालों में लब रखते उसकी खुशबू होठ पर उतारते हुए महसूस करने लगा, जबकि वो भी पुरसकून सी उसके हसार में मुकेत वहां पर रक्स करती मोहब्बत को रोगो जान में उतरता हुआ महसूस करने लगी। उसने भीगी निगाहों से अपने कमरे के दरो दीवार को देखा जो उसे इतनी अजनबी लग रहे थे कि उसे वहशत होने लगी थी। उसने बेहतियात अपना खूबसूरत सा हान विला याद आया जिसे उसने शादी के बाद हान से बेपनाह मुखालफत होने के बावजूद पूरे दिल से सजाया था कि कम उम्री में ही उसके दिल में सेंचने वाला फूल हान के नाम का था।
ان کی شادی جن بھی حالات میں ہوئی تھی وہ تن اور من سے اس کی دیوانی تھی، اس لیے وہ اس سے بے پرواہ رہتے ہوئے بھی اس کی فیملی سے یا اس کے گھر سے بے پرواہ نہ ہو سکی اور اس کے چپا چپا شادی کے بعد اپنے ہاتھوں سے نئے سرے سے سجایا۔ ویسے اس کمرے میں سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز اور نعمت ہو تم۔ اس کے کانوں میں اس بے مہر کی آواز گونجی تو وہ سسک اٹھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم نے لالے کی ٹریپ کرنے پر مجھ سے شادی کی؟ کیسے؟ مسلسل روتی وہ یہی سوچے اور بولتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے تو کیوں تم مجھے بتاتے نہیں ہو؟ کدھر ہیں تمہارے پیرنٹس؟ کس نے قتل کیا انہیں؟ کیوں نہیں بتاتے تم مجھے؟ وہ روتے روتے اس کے تحلیل سے شکوے کرنے لگی اور اگر واقعی اس نے یہ سب لالے کے کہنے پر کیا ہوا تو؟ شک نے پھر سے کنڈلی ماری تو اس کا دل رکا۔ نہیں دے سکتے تم مجھے دھوکہ، کبھی نہیں۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ وہ بے رتبی سے شکوے کرتی وہاں اس وحشی زدہ کمرے میں سسک رہی تھی۔ میں آج پھپھو کے پاس لیٹ جاؤں؟ اس کے شوز اتارتے ہاتھ اس کے سوال پر تھمے۔ اسے نظریں اس کی جانب موڑی جو کہ گرے ہلکے سے کام والی شرٹ میں ملبوس اور گرے ہی ٹروزر کے ساتھ پرپل موتیوں کے نفیس سے کام سے سجا دوپٹہ لیے اس کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں جبکہ دوسرے ہاتھ میں گولڈ کی چوڑیاں پہنے، ہلکی پھلکی سی جوڑلی پہنے، وہ لائٹ سے لپسٹک لگائے اس کے سامنے انگلیاں چٹاتی اس کے جذبات ابارنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی تیار کیوں ہوئی۔ وہ صبح ہاسپٹل جانے کے لیے نیچے جا رہا تھا جب مما نے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ خدا کا نام لو پڑی، میرا بچہ کون سے بچوں کا بوجھ ہے آپ کے ناتو کندھوں پر کہ آپ نے 3 دن سے کپڑے بدلنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ ان کے اتنے نفیس سے طرز پر وہ حجل ہوتی ساتھ جھکاتے ہوئے انگلیاں مسلنے لگی۔ بیٹا یہی تو دن ہوتے جب خود پر دھیان دیا جا سکتا ہے، اور آپ کی شادی کو تو ابھی 3 ماہ بھی نہیں ہوئے اور آپ یوں بیٹھی ہیں جیسے 30 سال گزر گئے ہوں۔ انہوں نے اس کے ملگجے سے سراپے تک تفصیلی چوٹ کرتے سے سمجھایا تو وہ پلکیں جھپکتے ہوئے سر اسباب میں ہلانے لگے۔ آنے دو اس ڈاکٹر کو، ڈاکٹری کی طرف دھیان ہے، یہ نہیں کہ بیوی کا دھیان بھی رکھا جائے۔ ان کا روح اچانک کی اپنے جنم دیکھ کر اس نے ڈائننگ روم میں جانے کے بجائے وہیں سے باہر قدم بڑھا لیا، لیکن ابھی اسے یوں سجے سورے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ ڈانٹ کا کافی جلدی اثر ہو گیا ہے۔ اس کے خوشگوار سراپے پر نظر جمائے بیٹھا تھا جبکہ اس کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے اس کی نگاہوں کی تپش پر جذبس ہوتے ہوئے دہرایا تو وہ ہولے سے اٹھتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو اس کا دل دھڑکا۔ کبھی میری طرف بھی دھیان دے لیا کرو۔ اس کا سندر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ گمبھیرتا سے بولا تو وہ گڑبڑائے۔ وہ پھوپھو، اس کا ایسا انداز دیکھ کر اس کے دھڑکنوں کا توازن بگڑا۔ پھوپھو کے داماد تیور پر بھی توجہ دو ابھی۔ اس کے لبوں پر اپنی انگلی کا سلگتا ہوا لمس چھوڑتا ہوا دھیرے سے بولتا اس کی روح تک کھینچ گیا۔ وہ اس سے ڈرنے لگی تھی جس کا انداز آج اس سے سب کچھ بلائے جا رہا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی وہ جھکا اور نرمی و محبت سے پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ساکت کھڑی اپنے دل کو سنبھالتی آنکھیں بند کیے خود پر قابو پانے لگی۔ وہ اس کی پیشانی پر لب جمائے کافی دیر تک اسے محسوس کرتا رہا اور پھر کچھ لمحوں بعد اس سے دور ہوا۔ بھابھی کو فی الحال ایسا کوئی بھی جذباتی سہارا مت ہو کہ انہیں بہت کچھ اور بھی فیس کرنا ہے۔ وہ جس پوزیشن میں ہے لالے کی جگہ پر ہے وہ انہیں بھی ان کی جگہ پر خود کو رکھ کر احتساب کرنے دو جو کہ ان کے رشتے کے لیے بہت ہی ضروری۔ اور ان کی حالت کی جہاں تک بات ہے تو میں نے اور لاڑے بھابھی کے علاوہ پھپھو ان کے پاس ہوتے رات کو۔ اس نے تفصیلاً سمجھایا اور بتایا تو اس کی کچھ باتوں کو سمجھتی اس باب میں سہلاتی یوں ہی الجھتی لیٹنے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھے، جبکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب مشکل نہیں تھا لیکن صبر آزما تھا اسے دوبارہ سے زندگی کی طرف لانا اور رشتے میں خوش رنگ بڑھنا، اور اسے اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ اس کی سرگوشی پر وہاں پر موجود ہر شخص نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا جو سلگتی ہوئی شعلے برساتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کی سرگوشی پر سامنے کھڑی خاتون بھی ٹھڑکی اور پھر اس کی آنکھیں کسی حیال سے چمکنے لگی۔ او جہاں مائی بیبی، یہ بچہ مجھے دو۔ اس اپنے سامنے کھڑے اپنے 16 سالہ بچے کو یوں پچکارتے ہوئے کہا گویا وہ کوئی 5 سال کا چھوٹا سا بچہ ہو جسے وہ اپنے ہوس کے کھیل میں ممتا اور زمین کو مار کر روتا چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کے پکارنے پر اس نے ناگواری سے دیکھا جبکہ وہ شاید اندھیرے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے سے قاصر رہے تھے۔ نہیں، مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس بچے کی خوفزدہ کامتی آواز اپنے بازو پر اس کی گرفت محسوس کر کے وہ چونکا۔ او شٹ اپ یو بلڈی باسٹرڈ۔ اسے غلیظ کالی سے اس بچے کو نوازا تو وہ مزید سہم گیا۔ تم کو یہاں سے جانا پڑے گا، میں تمہیں یہاں سے خود گھسیٹتا وہاں کر لے کر جاؤں گی جدھر سے تو نکلا ہے۔ اس کے خوبصورت کٹادہ لبوں سے زہریلے الفاظ نکلے۔ کیوں لے کر جانا چاہ رہی ہیں آپ اس بچے کو اور کس رشتے سے؟ اس کے سرد ہوا پر اس پل گویا ٹھڑکی اور دوبارہ سے اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن گاڑی کی روشنی سیدھی اس کے چہرے کو ڈانپے ہوئے تھے اس لیے کہ وہ چاہ کبھی اسے غور سے نہ دیکھ پائی، لیکن اس کی گھمیر ہلکی سی باری آواز پر وہ چونکی تھی کہ اس کی آواز کی دھمکی سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کوئی 26-25 سالہ مرد ہو۔
ओहो बेबी, छोड़ो इन फजूल सवालों को और तुम अब चलो मेरे साथ। उसे बहलाने के अंदाज में कहती उस बच्चे को इशारा करते मुड़ने लगे। जब उसकी सर्द हवा पर उसके कदम रुके, आपको लगता है कि मेरी मर्जी के बगैर उसे आप या आपके ये सो कॉल्ड बॉडीगार्ड्स यहाँ से लेकर जा सकते हैं? उसने पलटकर कदरे हैरत और तमसर से अपने 16 साल बेटे को देखा, जिसकी धमकी देने की कोशिश कर रहा था। कौन रोकेगा मुझे? उसे पुरस्कून अंदाज में उसको देखा। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगा था कि वो आज इतने सालों बाद अपने बेटे को देख रही थी। आपको रोकेगा भी वही जिसने ये सब कहा। इंतहा दर्जे की संजीदगी और पुरसकून आवाज आई तो उसके चेहरे पर तमसर छलका। तुम रोकोगे मुझे, यानी अपनी माँ को? उसने अंगश्त शहादत से अपनी तरफ इशारा किया और फिर इंतहाई सफाकियत और तमसर से मजीद गोया हुई। मुझे तुम आज से 11 साल पहले ना रोक सके, आप कैसे रोकेंगे, वो भी इन सब की मौजूदगी में? नॉनसेंस। उसे सफाकियत से अपने साथ आए हुए गार्ड्स की जान में इशारा करते हुए कहा तो उसकी आंखें देखने लगी। उसके कानों में अपनी सिसकती हुई आवाज गूंजी, माम माँ बाप किधर जा रही हैं? माँ का आंचल ने हाथों में थामे वो बच्चा बिलखते हुए बोला, जबकि वो औरत नौहस से उसे परे हटाती हुई पांव से निकलने लगी। पापा, माम को रोकिए, वो किधर जा रही हैं? माम, वो आपके फरियाद के बाप के पास आया। जाने दो उसे, वो हमारे लिए कभी यहाँ आई ही ना थी। अपने बाप की पुरसकून आवाज सुनकर वो एक पल को रुका था, लेकिन फिर वो एक कोशिश के तहत माँ के पास आया, उसे रोकने की मिन्नतें करने लगा। जब उसकी माँ ने सफाकियत से मुड़ते हुए उसे एक थप्पड़ रसीद किया तो उसका बाप तरफ कर आगे बढ़ा, जबकि वो हाथ चेहरे पर रखे अजनबी नजरों और ठठरते हुए आंसू से इस औरत को देखने लगा जो उसकी माँ थी। उसके बाद उसने कभी मुंह से माँ का लफ्ज तक ना निकाला था, लेकिन आज उसे यूं देखकर उसका खुद से किया गया वादा टूट गया कि कुछ सहम नासूर बन जाते और कभी यूं ही रसने लगते हैं। मैं अब आपको रो सकता हूँ कि 11 साल पहले तब बदकिस्मती से आपको माँ समझता था। उसका वार बहुत ही कायर था, लेकिन सामने शायद वो औरत थी जो नस्वानियत और ममता की तौहीन थी। तुम अभी भी मुझे अपने बेटे को ले जाने से नहीं रोक सकते, उसने सुकून से कहा। तो वहाँ के सुकड़ते उसको देखने लगा कि उसे इस बात से गर्ज ना थी कि उसका बेटा है या नहीं। उसे बस इस बात से गर्ज थी कि उस हालत में क्यों था। झूठ बोल रही है ये, इसने मेरी मम्मा को मार दिया, छुरी से मेरी बहनों को छुपा लिया और वो अब मेरे साथ वो गंदे आदमी रहती है। साथ खड़े इस बच्चे के इंकशाफात पर उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी नमी से आगे। बरसों पहले जब आप छोड़कर गई थी तो मैं यही समझता था कि आपको पापा अच्छे नहीं लगते, कोई और पसंद आपको, जिसके लिए आपने हमें छोड़ दिया। वो कदम बा कदम चलता उसके करीब जाता हुआ संजीदी व सर्द मैरी से बोलता जा रहा था, लेकिन अब तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। उसने एक जोरदार थप्पड़ सामने खड़ी औरत पर मारा तो वो लड़खड़ाहट कर बोनट से जा टकराए। उसके गार्ड जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन उसके साथी ऑफिसर्स उसके कॉल आने पर दूसरी गाड़ी में बैठे जो अब भी बाहर आ निकले। तो तुमने अपनी माँ को थप्पड़ मारा? हाउ डियर यू? थप्पड़ खाने के बाद वो फिरती हुई बोली, ममता के नाम पर जो छुरा आपने घोंपा हमारे सीनों में, उसकी सजा मैं चाह कभी नहीं दे पा रहा आपको, कि बदकिस्मती से मार रही है मेरी। उसने लहू होते दिल के साथ बोला, ये थप्पड़ तो आपको अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने पर मारा है। उसे उसकी फटी हुई आंखों में सर्द आंखें गाड़ते हुए कहा तो उस साढ़े वक्त में पहली बार उसे इससे खौफ महसूस हुआ। तब उसे फील हुआ कि जिसे वो 15-16 साल का बच्चा समझकर ट्रीट कर रही थी वो एक्चुअल में बच्चा ना था। वो अपनी बेवकूफ़ी पर मातम के सिवा कुछ ना कर सकी थी। इसकी बहनें कहाँ है माहरू चौधरी? उसे सुरह नम आंखों से काटदार लिफाफ में पूछा तो हैरत ज़्यादा सी रह गई। किसकी बहनें? उसके अंदाजे तो गाफिल से पूछा। इस बच्चे की बहनें कहाँ है? मुझे 10 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए। वो हल्का सा चलाया, नहीं पता मुझे उसकी बहनों का, पड़े हटो, रोको उसको भी यहीं चाड़ी हूँ मैं। उसे उसका अंदाज देते हुए निस्बतन लापरवाही बरतते जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन अगला लाइन उसकी सांसें हुश कर गया। महरू, उसे लाशोरी तौर पर इन दोनों का इंतजार था जो कि हफ्ते से दोबारा घर पर ना आए थे, जबकि न्यूज़ चैनल पर उससे मुतल्लिक़ कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी। जबकि वो रक्त बिस्मिल की तरह यहाँ से वहाँ होती रहती थी। उसे दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी रहती थी। वो पागल होती सोचों के साथ बैठ से टेक लगाए घुटनों में सर छुपाए बैठी थी। जब अपने नाम की पुकार पर उसके वहम को गुमान हुआ, लेकिन फिर से नाम की पुकार और मानूस सी आवाज़ सुनकर वह करंट खा के सीधी हुई और निगाह उसके चेहरे पर गए। वो यकटा उसे देखती रहती, उसे बगैर पलके झुकाए देती यही, यहाँ तक कि उसकी आंखों में जलन सी नमी सी झरने लगी। उसका इर्तिकाज तब टूटा जब उसके पास बिल्कुल साथ वहीं उसकी तरह चौकड़ी मारकर नीचे बैठ गया। उसके सुलगते हुए लम्स और सांसों की मध्यम आवाज पर वो चौंक उसको देखने लगी और जब हकीकत का अदराक हुआ तो गुस्से से वहां से हटने लगे। महर प्लीज कुछ देर यहीं बैठी रहो मेरे पास। उसके धीमे से लहजे में एक नामालूम सी इल्तिजा सिमट आई थी जो उसके दिल में बेबस सी होकर आ गई। उसकी बुरी आंखें झिलमिलाने लगी। वो ना चाहते हुए भी दम सादे उसके साथ कांधे से टकराते हुए उस पर पुरतपिश लम्स को बर्दाश्त करती वहां पर साकत बैठी रही। उसकी सांसें इस वक्त इंतशार बड़पा हुई थी। जब उसने अपना सर उसके कांधे पर रख दिया उसे यूं लगा कि वो यूं ही बैठे बैठे मर जाएगी जो अगर यूं ही बर्दाश्त करती रही। हान प्लीज, वो तड़पती हुई बोली। उसका दिल तड़प रहा था कि कैसे ये शख्स उसके भाई की ट्रेप करने पर उसके साथ शादी कर सकता है।
कैसे? एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उसका मुंह चुरा रहा था। नाराज है? उसने उसके एहतजाज पर हल्के से सर उठाकर उसके सबसे सूरत पड़ते हुए चेहरे पर निगाह डाले। नहीं, पागल हो रही हूँ मैं, वो चटाती हुई चलाई। क्यों दिया मुझे धोखा? उसका गिरेबान थामती हुई वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने लगी। आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया? उसके गिरेबान पकड़े हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखता उसकी आंखों में देते हुए टूटे लहजे में बोला तो उसका दिल अटका। धोखा नहीं है तो फिर वो सब क्या था? क्यों नहीं बताते मुझे खुलकर सारी बात? उसके हाथ चटती बोली तो वो सर झुकाकर हाथों को देखने लगा। बोलो ना, चुप क्यों हो अब तुम? उसे चुप चुप देखकर वो चीही तो उसने काटदार निगाहों से उसको देखा। क्या बोलूं कि तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ अभी मैं। उसने निगाह फेरते हुए जवाब दिया तो उसका बाजू थामती हुई उसका रूह बेहतियार अपनी जाना मोड़ गए। क्यों क्यों नहीं दे सकते तुम मेरे सवालों के जवाब? मैंने खुद देखा है तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत को। तुम कैसे ऐसे कैसे धोखा दे सकते? उसको थामते हुए हंसियाई अंदाज में बोलते जा रहे थे। महर, उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए उसके बाल समेटे और उसे कदरे काबू करने की कोशिश की। प्यार करता हूँ बेपनाह आपसे, उससे भी ज्यादा। सर ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। उससे ज्यादा मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये मत कहें कि मैं आपको मोहब्बत नहीं करता या ये रिश्ता महज धोखा है। उसकी पेशानी से पेशानी टकराए वो धीमे से बोलता हुआ उसके सांसों को नई जिंदगी दे गया। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स और वो उसने बाकी सब कुछ जानना चाहा, लेकिन उसने धीरे से उंगली उसके होंठों पर रखी। छोड़ो बाकी सब, फिलहाल कि मैं कुछ और बताने का अहल नहीं हूँ अभी। बस ये जान ले कि मेरी रूह तक में बसती हो तुम और तुम्हारी मोहब्बत। तुम वाकई प्यार करते मुझसे? वो बेयकीनी से आंखें फैलाते हुए बोली तो उसने गहरी सांस भरते हुए उसकी आंखों में झांका। हाँ, बहुत। मुतसर कहते उसकी बेयकीन आंखों पर झुका और बारी बारी उन पर अपने लब रखे उसकी रूह तक में तरहबावट सी उतरने लगे। उसे यूं लगा कि यही वो चीज थी जिसे वो शायद वो इतने दिनों से मिस कर रही थी। उसे रगों में उतरते हुए सुकून और भागती हुई धड़कन को काबू करते हुए उसका सीने में चेहरा छुपाते हुए मनमनाते हुए कहा, मुझे अपने घर जाना है। उसने उसे दोनों बाजू में जकड़ते हुए सीने में बिछा और बालों पर लब रखता हुआ उठ खड़ा हुआ। चले। उसने खड़े होते हुए हाथ उसके सामने फैलाया तो दिल में पनपाते हुए सवालों और तजस्सुस से नजरें चुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उठ खड़ी हुई।